जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके अंतर्गत अपन ने कल एक पढ़ा था हिमालय की उत्पत्ति। अब हिमालय की उत्पत्ति के अंतर्गत कल अपन ने देखा था अंगारा लेन क्या होता है, गोंडवाना लेन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। आज अपन पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति हो गई थी टिथिस नामक समुद्र से, जो गहरा समुद्र था उसमें ज्वालामुखी फटा और उससे कौन सा पर्वत बना, हिमालय। अब जब अपना हिमालय पर्वत बना तो हिमालय के कितने भाग बने, तो आज अपना टॉपिक है हिमालय के बारे में। आज अपन संपूर्ण हिमालय को पढ़ेंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा हिमालय। ध्यान देना आप लोग, ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपन फटाफट पढ़ते हैं। और आप लोग बढ़िया पेन निकाल लेना और अपने नोट्स साथ में बनाते चलिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का मैं आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आपको इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं। पीएससी हो या कोई सा पेपर आप लोग दोगे तो आपको इससे बाहर नहीं जाएंगे। और बता रहे हैं, अगर आपको मुझसे समझ में नहीं आया तो आपको किसी भी टीचर से समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में एक एक चीज लिख लिख के आप लोग को बता रहा हूं। देखिए, अपन देखें उत्तरी पर्वतों का वर्गीकरण। अपन जो पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ रहे हैं ये उत्तर की पढ़ रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, इसमें सबसे पहले अपन देखें तो हिमालय को बांटा गया है कुछ भाग, जैसे ट्रांस हिमालय। पहला भाग कौन सा हो गया इसका? ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर जो हिमालय आता है, हिमालय का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय कहलाता है? ट्रांस हिमालय। देखिए, पहले मैं आपको बेसिक रूप से एक बार बता देता हूं, यहां पर समझिए। जैसे ये अपना भारत है, मैप बनाना भी सीखा करो। मैप कहां से बनता है, भारत को मैं कैसे बनाता हूं थोड़ा देखा करो। सबसे पहला जो वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसको अपन बोलेंगे ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा? ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तर में जो आता है, कहा जाता है कि हिमालय में सबसे पहला अगर कोई सा भाग बना था तो ट्रांस हिमालय बना था। सबसे उत्तरी जो भाग है ऊपर का, वो कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था। अब जो ट्रांस हिमालय हुआ, तो ट्रांस हिमालय जो पर्वत था, इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखला आ गई जिनको पर्वत श्रेणी बोलते हैं। कौन कौन सी होगी तो अपन देखते हैं। इसमें से 3 निकलती है, 1, ये 2 और ये क्या आएगा? 3। ये किसकी पर्वत श्रृंखलाएं मानी गई है? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय का सबसे पहला जो भाग है ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन आता है हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। हिमालय का सबसे बड़ा भाग नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये सबसे प्राचीन भाग है। सबसे बड़ा भाग तो वृहद हिमालय है। कौन सा हिमालय है? वृहद हिमालय। पर सबसे प्राचीन भाग है, ये कैसा भाग है इसका? सबसे प्राचीन भाग, क्योंकि हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है वृहद हिमालय और हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है शिवालिक हिमालय। आज सारे हिमालय को अपन पूरा संपूर्ण, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, लेकिन एक एक चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इन टॉपिकों को सीखने समझ में नहीं आता, पर मैं एक एक चीज आपको मैप में दिखा दूंगा। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय। कौन सा भाग है? ट्रांस। ट्रांस हिमालय कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। ट्रांस हिमालय के भाग नहीं कह सकते, इसको कह सकते ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां। इसमें एक सबसे पहली पर्वत श्रेणिया का नाम है काराकोरम। क्या नाम है इसका? काराकोरम। पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काराकोरम। आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको जब दर्रे पढ़ाए थे, दर्रों की बहुत प्यारी कोडिंग भी थी। जिसने अगर मेरा दर्रे वाला टॉपिक नहीं देखा है तो पहले आप लोग टॉपिक देख लीजिए। पूरा शुरू से भारत के परिचय से मैंने 5 या 7 वीडियो डाल चुका हूं, है ना। आप उनको शुरू से देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहला पर्वत श्रृंखला काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी कौन सा है? काराकोरम है। काराकोरम के जस्ट नीचे आएगा लद्दाख श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला आएगी? लद्दाख। लद्दाख के बाद आएगा जास्कर। क्या आएगा? जास्कर। तो क्वेश्चन आता है हिमालय का सबसे प्राचीन भाग ट्रांस हिमालय। हिमालय का सबसे प्राचीन भाग ट्रांस। ट्रांस हिमालय कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। पहला भाग काराकोरम, दूसरा भाग लद्दाख, तीसरा भाग जास्कर। पहला भाग काराकोरम, दूसरा भाग अपन देखेंगे लद्दाख, तीसरा भाग जास्कर। ऊपर क्या आएगा? ट्रांस। ट्रांस कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। पहला भाग कौन हुआ? तो पहला भाग अपन ने देखा काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर। ये एक श्रृंखला हो गई। ये हिमालय का पहला भाग है। इसी ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां निकली, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अगला देखिए, अगला आएगा यहां पर अपना दूसरा सबसे बड़ा जो भाग माना जाता है ट्रांस हिमालय के बाद आता है वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? वृहद हिमालय। दूसरा भाग कौन सा? वृहद हिमालय।
सबसे प्राचीन भाग ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का सबसे बड़ा भाग किसे माना गया? ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, क्या नाम है? वृहद। नाम ही देखो वृहद। वृहद को बोलते हैं महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान। या तो वृहद, वृहद मतलब बड़ा, या कौन सा हिमालय? महान हिमालय। क्योंकि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी ना, तो इसको 4 भागों के अंतर्गत रखा था। सबसे पहला भाग रखा था ट्रांस। ट्रांस से कितनी श्रेणियां निकली? 3 श्रेणी। सबसे पहली काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। सबसे बड़ा भाग पूछे तो वृहद हिमालय, प्राचीन भाग पूछे तो ट्रांस हिमालय, प्राचीन भाग पूछे तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद में आपका देखिए तीसरा भाग आएगा। कौन सा भाग आएगा? तीसरा। पहला ट्रांस, दूसरा वृहद, तीसरा जो भाग आएगा उसको अपन बोलते हैं लघु हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा? ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, लघु हिमालय, लघु हिमालय। सबसे पहले ट्रांस, ट्रांस के 3 भाग, बार बार बोल रहा हूं, आवाज दिमाग में गूंजनी चाहिए आप लोगों की। सबसे पहला भाग ट्रांस, सबसे पहला ट्रांस, सबसे प्राचीन भाग ट्रांस भाग, बड़ा भाग वृहद भाग, वृहद के नीचे लघु भाग। कौन सा भाग? लघु। और लघु के नीचे सबसे नवीनतम भाग है शिवालिक। सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? शिवालिक। कौन से नंबर का? 4थे नंबर का। नवीनतम भाग को अपन बोलेंगे शिवालिक। कौन सा भाग? शिवालिक। तो हिमालय के कितने भाग बने? 4 भाग। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। सबसे नवीनतम भाग है ये। कौन सा भाग है? सबसे नवीनतम भाग। सबसे नवीन अगर भाग पूछे तो क्या लगाना है आपको? शिवालिक लगाना है। सबसे प्राचीन भाग पूछे तो क्या लगाना है? ट्रांस। सबसे बड़ा भाग पूछे क्या लगाना है? वृहद हिमालय। अब मैं पूछूं ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हो गई? तो सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये बिल्कुल मैं आसान भाषा में बता रहा हूं, जो बता रहा हूं इससे बाद में अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सारी चीजें इसमें हो गई। एक एक चीजों को मैं आपको खोल डालूंगा। कहां पर आपका दूल्हे किसे द्वार कहा जाता है, कहां पर पीर पंजाल डर रहा है, सारी चीजें आज अपन अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया आपको? चलो एक बार आप मुझे बताइए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया पर मुझे नहीं आया। एक बार वो देखिए आप लोग यहाँ पर। सबसे ऊपर क्या आएगा? सबसे ऊपर आएगा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां निकली? 3 श्रेणियां निकली। सबसे पहली श्रेणी जिसको अपन क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे काराकोरम। क्या बोलेंगे? काराकोरम। काराकोरम के बाद दूसरी आएगी लद्दाख। क्या आएगी? लद्दाख। लद्दाख के बाद क्या आएगी? जास्कर। केएलजे, केएलजे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कोई दिक्कत किसी को? ये कौन सी श्रेणी थी? ट्रांस थी। जस्ट नीचे अपन देखें यहाँ पर तो ट्रांस हिमालय के बाद, ये तो ट्रांस हो गया। ट्रांस के बाद सबसे बड़ा भाग वृहद, वृहद के बाद लघु, लघु के बाद चौथे पर क्या आएगा? शिवालिक आएगा। नवीनतम भाग शिवालिक भाग, बड़ा भाग वृहद भाग, प्राचीन भाग पूछे तो ट्रांस लगाना। कोई दिक्कत? यहाँ तक अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से बैठा दो। इनको रटना नहीं है, समझना है। देखिए आप लोग देख रहे हो मैप के अंतर्गत भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो ये दिख रहा है आपको, ये 4 श्रृंखलाएं दिख रही है यहाँ पर। ऐसे श्रृंखलाएं यहाँ पर जाती 4 श्रृंखलाएं, पर आपको इसमें ठीक से समझ नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में लिख लिख के समझाऊंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो हिमालय, उत्तर पर्वत का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? तो उत्तर वर्गीकरण का जो भाग हुआ ये हुआ 3 भागों में। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इसके बाद हिमालय पर्वत प्रदेश, और क्या आएगा? पूर्वांचल हिमालय। सबसे पहले तो अपन देखेंगे ट्रांस, क्योंकि हिमालय का भी सबसे कहा जाता है कि हिमालय से पहले ही ट्रांस हिमालय आ चुका था। इसका एक भाग पहले से ही था। कौन सा भाग था? ट्रांस हिमालय था। इसके बाद आया हिमालय, फिर आया हिमालय। तो हिमालय के फिर कितने भाग बने? 3 भाग बने। कौन कौन बने हिमालय के? एक वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। हिमालय का सबसे पहला भाग तो ट्रांस था ही सरी, जो सबसे प्राचीन था। फिर हिमालय बना। हिमालय के कितने भाग बने? 3 भाग निकले इधर, वृहद निकला, लघु निकला, शिवालिक निकला। और एक आता है पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय? पूर्वांचल। तो आज अपन एक एक चीज ट्रांस पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, तीनों भाग पढ़ेंगे। और मैं इस वाले भाग को, पूर्वांचल वाले हिमालय को, और भारत में राज्यों के हिसाब से प्रादेशिक हिमालय को अपन कल वाले वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। समय खराब ना करते हुए देखिए, सबसे पहले कहा जाता है हिमालय के अंतर्गत, ध्यान देना आप लोग, सबसे पहला जो हिमालय है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस। ट्रांस हिमालय की खासियत, तो यहां सबसे प्राचीन हिमालय। कौन सा हिमालय? सबसे प्राचीन।
ट्रांस हिमालय के इधर आएगा हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। इसके ट्रांस हिमालय का ये वाला एरिया कहलाएगा पश्चिम। तो इसके पश्चिम में क्या आएगा? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत है ना, ये कुषाण काल बहुत प्राचीन पर्वत है। यहां से सबसे पहले सोना निकाला गया था। क्या निकाला गया था? सोना निकाला गया था। कहा जाता है कि जब पहली बार भारत में विदेशी आक्रमण हुआ था तो विदेशी आक्रमण में सबसे पहले किया था हिंदू यूनानियों ने। किसने किया था? सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी के बाद में शक आए, शक के बाद पहलव आए, फिर आए कुषाण। कितने लोग आए थे? 4 आए थे। तो पहला जो आया था वो कौन आया था? आपका हिंदू यूनानी। तो हिंदू यूनानी ने ही इस हिंदू कुश पर्वत, ईरान से ये लोग आते हुए आए थे, यूरोप से भी भारत के अंदर प्रवेश करे थे, है ना। इनको अपन हिंदू यूनानी आक्रमण के नाम से जो आए थे लोग, तो इन्होंने हिंदू कुश पर्वत के पहले अपने यहाँ पर इन्होंने अपना कबीला बनाया था और यहीं से इनको सबसे पहले सोना निकला था ना। तो सोने की मुद्रा जारी करने वाले पहले कौन थे? हिंदू यूनानी थे, जो हिंदू कुश पर्वत को इन्होंने अपनी क्या बनाई थी? जगह बनाई थी। अब ट्रांस हिमालय की अगर अपन बात करें तो इधर वाला जो एरिया है ये कुन लुन एरिया है। कौन सा एरिया? कुन। ये भी पर्वत है। क्या है? ये भी पर्वत, पर ये चाइना में पड़ता है। जिस तरह भारत में बीच में अपना सबसे प्राचीन है ट्रांस, उसी तरह उधर वाले में हिंदू कुश है और इधर क्या आएगा? कुनलुन पर्वत। कौन सा पर्वत है? कुनलुन पर्वत। अब देखो, ट्रांस हिमालय उच्च एशियाई की रीढ़ कहा जाता है, मतलब अपने एशिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित उच्च एशिया की रीढ़। उच्च मतलब सबसे ऊपर है, उत्तर में, मतलब भारत में सबसे उत्तर जो क्षेत्र है वो है ट्रांस हिमालय। इसी कारण इसे उच्च एशिया की क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। इनको आप लोग नोट डाल के लिखते जाया करो। यहाँ पर ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय की इधर हिंदू कुश पर्वत हो गया, इधर आएगा आपका कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत। ट्रांस हिमालय को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अब अपन ने देखा यहाँ पर ट्रांस हिमालय के कितने भाग बने थे? 3 भाग बने। पहला भाग बना था काराकोरम। पहला भाग कौन सा बना? काराकोरम। सबसे प्राचीन अगर आपसे हिमालय का भाग पूछे तो सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा होगा? ट्रांस हिमालय। हिमालय का सबसे प्राचीन भाग ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है। कितने भाग बने? 3 भाग बने। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब कहा जाता है कि ये जो काराकोरम है ये भारत का सबसे बड़ा दर्रा भी है। काराकोरम दर्रा कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। याद करो, मैंने कोडिंग दी थी आप लोगों को काराकोरम दर्रे के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। काजो पीर बबू, काजो पीर बबू अच्छे से याद करवाया था। जिसने वीडियो नहीं देखा है, दर्रों की एक बार वीडियो देखना आप लोग। काराकोरम दर्रे के उत्तर से एक नदी निकलती है, जैसे ये काराकोरम दर्रा है, तो काराकोरम जो दर्रा है, मैंने वीडियो में इसमें बताया है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के जस्ट ऊपर आएगा पामीर का पठार। कौन सा पठार? पामीर का पठार। पामीर के पठार के इधर आएगा तियन शान पर्वत, इधर आएगा हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत के बाद में अगर अपन देखें वहां पर तो एक और मैंने आपको बनाया था कुनलुन पर्वत। कौन सा पर्वत? कुनलुन पर्वत। तो काराकोरम के उत्तर से एक नदी निकलती है। कहां से निकलती है? जैसे काराकोरम है तो काराकोरम के उत्तर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यारकंद नदी। कौन सी नदी निकलती है? यारकंद नदी। यारकंद नदी आगे प्रवेश करती है तो यहां से एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है तारिम नदी। कितनी नदी होगी? 3। तो 2 नदी हो गई। काराकोरम, काराकोरम के उत्तर से एक नदी निकलती जिसका नाम है यारकंद नदी। यारकंद के आगे एक नदी आती जिसका नाम है तारिम नदी। तो काराकोरम के उत्तर में कितनी नदियां हैं? 2 नदियां। ये उधर बहती है, तिब्बत चाइना के क्षेत्र में बहती है, यारकंद नदी, तारिम नदी। अपने इधर की नहीं है, उत्तर की ओर है। तो ये काराकोरम के उत्तर में कौन सी नदी है? यारकंद नदी है और तारिम नदी। तारिम नदी के नीचे आएगा तकला मकान, एक है मरुभूमि। मरुभूमि है तकला मकान जो चाइना के अंतर्गत बनता है। तकला मकान में तारिम नदी बहती है और कौन सी नदी बहती है? यारकंद नदी बहती है। यारकंद के उत्तर में तियन शान पर्वत। तियन से आपको लगेगा होगा कि चाइना के अंतर्गत आता है ना। तो काराकोरम के यहाँ पर क्या आएगा? यारकंद नदी, क्योंकि काराकोरम दर्रा 2 देशों के बीच में सीमा बनाता है, भारत के बीच में और चीन के बीच में बनाता है। याद रखना इसको। इसी काराकोरम दर्रे के अंतर्गत याद रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी। कहां की सबसे ऊंची चोटी? भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2, जिसको बोलते हैं गार्डवेन आइस्टीन, जो पीओके में आती है। किस में आती है? पीओके।
क्वेश्चन आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी आएगी तो आपको माउंट एवरेस्ट लगाना है। कौन सी लगाना है? माउंट एवरेस्ट, जो वृहद हिमालय में आएगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी की अपन बात करें तो केटू, केटू किस हिमालय में आएगा? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी में आएगा? काराकोरम में आएगा। कहां पर पड़ेगा? तो ये पीओके में आएगा। किस में आएगा? पीओके, जिसको अपन बोलते हैं पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत क्षेत्र। फिर से समझिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू को क्या नाम है? गाडविन आइस्टीन बोलते हैं। कौन से हिमालय में? ट्रांस हिमालय। कौन से श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में आता है। किस, क्या भारत में आती है क्या? तो पूरी तरीके से ये भारत में नहीं आता। इसी कारण इसको भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नहीं कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, क्षेत्र लग जाए तो आपको लगाना है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 85-98 मीटर है, जो सिक्किम में पड़ेगी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पीओके में आती है, जिसकी ऊंचाई 86-11 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 86-11। याद रखना, ये लिखा है काराकोरम श्रृंखला। काराकोरम के ऊपर एक नदी है यारकन, यारकन के ऊपर कौन सा पर्वत है? तेनसान पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तेनसान पर्वत है। बात करें काराकोरम में केटू आता है, केटू को बोलते हैं गाडविन आइस्टीन। गाडविन आइस्टीन की ऊंचाई कितनी है? 86-11 मीटर है। क्लियर हो गया? ये किस में आता? पीओके, पाक अधिकृत क्षेत्र। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, एलओसी क्या होता है, पीओके क्या होता है। आप एक बार उस वीडियो को देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपसे पूछूं, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को। हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय। इसकी कितनी श्रेणी है? 3 श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बार बार बोलूंगा, याद हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर मुझसे याद नहीं हुआ तो आपको कोई टीचर याद नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं बार बार चीजों को बोल बोल के, डायग्राम में बता बता के आपको याद करवा रहा हूं। इससे आसान तरीका और कुछ है ही नहीं इसका, है ना। देखिए, अब तकला मकान कहाँ है? चीन में। तकला मकान में कौन सी नदी बहती है? तारिम नदी, यारकन नदी। यारकन के ऊपर क्या आएगा? तेनसान। ट्रांस हिमालय के ऊपर पामीर का पठार। ये वो पामीर का पठार है जिसको विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है। भारत की सबसे गहरी गर्ज 5200 मीटर है। कितनी मीटर है? 5200 मीटर है, जो सिंध नदी, जब सिंध नदी है ना, सिंध नदी की अपन बात करें तो सबको पता है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से जब निकलती है तो जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है तो ये लद्दाख श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला के बीचों बीच बहती है। मतलब काराकोरम के दक्षिण में कौन सी नदी आती है? सिंध। काराकोरम के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? यारकन नदी। काराकोरम के उत्तर में यारकन, काराकोरम के दक्षिण में सिंध। सिंध कहां बहती है? तो सिंध 2 पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणियों के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में, क्योंकि 3 पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊपर क्या आएगा? काराकोरम, उसके बाद क्या आएगा? लद्दाख, फिर आएगा जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर, ये लद्दाख और जास्कर के बीच जो नदी बहती है उसको क्या बोलेंगे? सिंध बोलेंगे। सिंध याद रखना मानसरोवर झील से निकलती है, पूरे पाकिस्तान को पानी पिलाती है और वहां से पानी पिलाने के बाद में सीधे अरब सागर में जाके गिर जाती है, जिसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये लिख देता हूं मैं, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है ना। इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। सुनने की कोशिश करना, क्योंकि मैं 11 वर्ष से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। पढ़ा के शरीर में खून ही नहीं बचा, पूरा जी के घुस पड़ा है अंदर, है ना। पर मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपना जितना भी ज्ञान है मेरा जीएस का, आप लोग जहां से जो भी मिले ले लो, है ना। और मुझे 11 वर्ष का अनुभव है और मुझे मालूम है पेपर में क्वेश्चन कहां से आते हैं। आजकल लोकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उठते हैं और मैं पूरी चीज, इसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए, ये आएगा लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंध। सिंध की लंबाई कितनी है? 2880। कहां पर जाके गिरती है? अरब सागर में। एक क्वेश्चन, भारत की दूसरे नंबर की सबसे चौड़ी नदी सिंध, क्योंकि पहले नंबर की नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। पहले नंबर की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। वैसे चौड़ाई नहीं गिनते, ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में 2900 किलोमीटर है,
पर वो 3 देशों में बहती है। चाइना से आती है, चाइना के युगधुष से निकलती है, वो युगधुष से निकल के भारत में अरुणाचल प्रदेश में बहती है, फिर बांग्लादेश में जाती है ना, तो 3 देशों में बहती है, इसलिए भारत में उसकी लंबाई टोटल 916 किलोमीटर है और पूरी लंबाई उसकी 2900 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2900। और सिंध की लंबाई 2880 है, लेकिन अपने यहाँ पर कम बहती है और ये सीधे जाके पाकिस्तान में जाएगी, पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाएगी। याद रखना इसको। देखिए ट्रांस हिमालय के उत्तर में क्या आएगा? सबसे प्रामीर का पठार। ट्रांस हिमालय के इधर क्या आएगा? तेन ईशान पर्वत। इसके इधर क्या आएगा? हिंदू कुश पर्वत। भारत के अंतर्गत बात करें तो इसकी कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। प्राचीन पर्वत है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम के ऊपर यारकंड, काराकोरम के नीचे आएगा लद्दाख, लद्दाख के बीच जास्कर। इसके बीच से कौन सी नदी निकल जाती है? सिंध नदी निकल जाती है। मुझे लगता है इससे समझ में आया होगा आप लोग को। नहीं आए तो 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना, आएगा समझ में यार। बार बार देखोगे तो वैसी चीजें याद हो जाएगी। एक आएगा कुनलुन श्रेणी, टकला मकान, टकला मकान के नीचे आता है कुनलुन श्रेणी। ये कहां पर पड़ती है? चीन में पड़ती है। टकला मकान, तारिम, तारिम, टकला मकान, कुनलुन, ये चाइना वाला क्षेत्र आ गया। तो मैं इसके आगे पीछे का हिस्सा भी आपको कवर करते हुए चल रहा हूं, याद रखना इसको, है ना। कोई दिक्कत यहां तक? मैं पूछूं भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू गार्डविन आस्टीन की ऊंचाई 8611 मीटर। किलोमीटर मत टोक देना, ऊपर ही घुस जाएगी वरना। याद रखना इसको, है ना। 1186 मीटर है। आगे देखिए, पर ये पीओके में आता, पाक अधिकार का क्षेत्र, भारत में नहीं आता है ना, आधा पाकिस्तान में आधी भारत में हो। अगला आएगा आपका हिमालय। देखो यहां पर कुछ चीजें और हिमालय के अंतर्गत आती है, उसको अपन और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांस हिमालय के मैंने बता दिया, काराकोरम के यहाँ पर कौन सी नदी है? यारकन नदी है। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला 2 देशों के बीच सीमा बनाती है, चाइना के बीच में और भारत के बीच में। काराकोरम जैसे नदी है, लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंध नदी निकलती है। काराकोरम तो खुद एक दर्रा है, लद्दाख में एक है खुर्द गला दर्रा, खुर्द गला दर्रा। खुर्द गला दर्रा कहां पड़ेगा? लद्दाख में। नोट डाल के लिखना, खुर्द गला दर्रा कहां है? लद्दाख में। और जास्कर में फोटूला दर्रा, फोटूला दर्रा जास्कर। जा फोटूला, जा फोटूला, तो जा से जास्कर क्या ला? फोटूला, याद हो जाएगा। लद्दाख में क्या आएगा? खुर्द गला, खुर्द गला, खुर्द गला। तो अपन याद कर सकते हैं, बंदा का गला पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? गधा, तो गला पकड़ लिया, तो उसने क्या दी? उसमें लाद दी, क्या दी? लाद दी, खुर्द गला। आगे पीछे कुछ भी याद हो जाएगा, समझ जाओगे। जा क्या ला? फोटूला, फोटूला दर्रा कहां है? जास्कर। खुदू दल्ला कहां है? लद्दाख में। कहां आएगा? लद्दाख। कोई दिक्कत किसी को? कहा जाता है कि इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल आता है। उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा वैष्णो देवी का, है ना। जय माता दी, जय माता दी लिखना आप लोग। वैष्णो देवी गए होंगे आप लोग, कटरा में पड़ेगा। वो किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? काराकोरम में आता है। किसमें आता है? काराकोरम, जो ट्रांस हिमालय में। अमरनाथ की गुफा, जय हर हर महादेव भी लिख देना साथ में। वैष्णो देवी कहां पर है? ट्रांस हिमालय में है। अमरनाथ कहां है? ट्रांस हिमालय। एक आएगा चरार ए शरीफ की दरगाह है, चरार ए शरीफ हो गया, अमरनाथ हो गया, वैष्णो देवी। ये तीनों तीर्थ स्थल किस में आता है? ट्रांस हिमालय। ये पूछा गया है वैष्णो देवी किस हिमालय में आता है? तो ट्रांस हिमालय में आता है, याद रखना इसको। इसके बाद अपन देखें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिस तरह ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, तो ऐसे ही एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला निकल के जाती है जिसका नाम है कैलाश श्रेणी। क्या नाम है? कैलाश श्रेणी। आपको सबको पता है भगवान शिव का निवास माना जाता है कैलाश श्रेणी को, और कैलाश श्रेणी को ब्रह्मांड का ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। ब्रह्मांड का ऊर्जा का केंद्र किसे कहा जाता है? कैलाश पर्वत को। वैसे महादेव ने अपन देखा कैलाश पर्वत पे बैठकर वो तपस्या करते थे, है ना, उनके बारे में। तो कैलाश को ब्रह्मांड का ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। पूरे ब्रह्मांड को केंद्र यहीं से मिलता है ऊर्जा। भगवान शिव का निवास है कैलाश श्रेणी में। बौद्ध धर्म में मां सुमेरु, किसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? माउंट सुमेरु। बौद्ध धर्म में इसको कहा जाता है, कैलाश पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? माउंट सुमेरु कहा जाता है। और यहां पर कैलाश भगवान शिव का मेन निवास स्थान माना जाता है। तो ट्रांस हिमालय की 2-3-4 चीजें आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ का मंदिर, चरार ए शरीफ की दरगाह, इसके बाद कैलाश श्रेणी, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। ये आपको समझ में सभी को आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट आप लोग। ये वाली चीजें मैंने आपको बता दी है, पीओके चोटी है। अगला भाग आएगा हिमालय पर्वत। मैंने आपको बताया है शुरू में आपको बता दिया था, उच्च पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले क्या था? हिमालय, ट्रांस हिमालय। सबसे प्राचीन भाग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के इधर हिंदू क्यूस पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू क्यूस। इसके ऊपर आएगा पामीर का पठार। इधर आएगा तियन पर्वत। कौन सा पर्वत है? तियन। इसके बाद में कुनलुम पर्वत। कुनलुम के नीचे आएगा टकला मकान। टकला मकान चीन में पड़ेगा, है ना, याद रखना इसको। देखिए
ट्रांस हिमालय के कितने भाग माने गए? 3 भाग माने गए। कौन कौन से माने गए? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। एक पर्वत श्रृंखली कैलाश श्रेणी भी मानी जाती है ना, जो भी ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। इसमें सबसे ऊंची चोटी आती है K2, जिसको बोलते हैं गार्डविन आइस्टीन। गार्डविन आइस्टीन एक हो गया। अगला आएगा हिमालय पर्वत के अंतर्गत। अब एक अपन पढ़ रहे हैं इसमें, सबसे पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश। अब हिमालय पर्वतीय प्रदेश के भाग पढ़ेंगे, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो आप लोग यहां पर देखिए, सबसे पहले लिखा हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय। अब हिमालय पर्वत का जो पहला भाग है मैं उठा रहा हूं वृहद हिमालय। कौन सा भाग उठा रहा हूं? वृहद हिमालय। बहुत आईएमपी है ये, पेपर के लिए ज्यादा ही आईएमपी है। वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? वृहद हिमालय। देखिए, हिमालय के अंतर्गत अपन ने बचपन से पढ़ा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की खोज सन 1830 से लेकर तो 1843 के बीच में करने वाले थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम जो था ना, चोटी 15 था। क्या नाम था? चोटी 15। एक बहुत बड़े भूवैज्ञानिक आए, उन्होंने इसकी खोज की थी 1830 से 1843 के बीच में। इसका नाम रखा था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से, इसका नाम पड़ा था माउंट एवरेस्ट। क्या नाम पड़ा था? माउंट एवरेस्ट। देखिए, हिमालय पर्वत के अंतर्गत कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग कहा जाता है कि यह सिंध नदी से लेकर, किस नदी से लेकर? सिंध नदी से लेकर तो सीधे अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो हिमालय का सबसे बड़ा भाग किसे माना जाता है? वृहद हिमालय। किसको माना गया? वृहद हिमालय को। मतलब हिमालय का सबसे बड़ा भाग पूछे तो वृहद हिमालय। हिमालय का सबसे बड़ा भाग वृहद हिमालय। इसका विस्तार कहां से? सिंधु से लेके तो अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी से लेके तो कहां तक फैला है? अरुणाचल प्रदेश। यहां पर सिंधु है और यहां पर अरुणाचल प्रदेश, मतलब पूर्व से लेके तो पश्चिम तक फैला हुआ है। और ये पृथ्वी के धरातल से 6000 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 6000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वृहद हिमालय की। अब देखो, वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा जाता है, वृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, इसी को बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, बर्फीला। इसी वृहद हिमालय की अपन बात करें तो सिंधु के गर्ज से लेके तो अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। मैंने बताया था सिंधु से लेके तो कहां तक विस्तार है? अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा फैला हुआ है। कहा जाता है वृहद हिमालय की ही सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय के, अब ये क्वेश्चन नहीं आता विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अब क्वेश्चन तो अब ये आता है कि माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में आता है? तो ये किस भाग में आता है? वृहद हिमालय में। माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम चोटी 15 था। क्या नाम था? चोटी 15। इसका प्राचीन नाम क्या था? चोटी 15। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर। पहले 8850 था, अब ये कम हो चुका है। ये अपडेट में बता रहा हूं, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट को पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे ऊंचा जो शिखर होता है, चोटी, ये नेपाल में है। ये कहां पड़ेगा पूरी इसकी चोटी? नेपाल। क्वेश्चन आता है माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल में। एक भाग तो इसका नेपाल में है और इसका जैसे ऐसे है तो इधर वाला जो भाग है वो तो नेपाल में हो गया, बाकी बर्फीला जो भाग है, बर्फ वाला एरिया, वो चाइना में हो गया। इसी कारण क्वेश्चन आता है वृहद हिमालय। हिमालय का सबसे बड़ा भाग, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को चाइना में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है कोमोलगमा। क्या कहा जाता है चीन में? कोमोलगमा। चाइना में, ये लिखा है यहां पर। वृहद हिमालय का सबसे बड़ा भाग माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी कहां पड़ेगी? नेपाल में। ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को कोमोलगमा, कोमोलगमा कहां कहा जाता? चीन। कोमोलगमा का मतलब होता है बर्फ की देवी। कौन सी देवी? बर्फ की देवी। नेपाल में सागर माथा। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर माथा का मतलब क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड की देवी। सागर माथा का मतलब ब्रह्मांड की देवी। नेपाल में क्या कहा जाता है इसको? तो नेपाल में कहा जाता है सागर माता, मतलब बर्फ की देवी। विश्व में माउंट एवरेस्ट के नाम से। माउंट एवरेस्ट भारत में है या नेपाल में? तो ये नेपाल में पड़ेगा। चाइना में क्या कहा गया? कोमोलगमा। कोमोलगमा का मतलब बर्फ की देवी। समझ में आ रहा होगा सभी को आप लोगों को? देखिए, अब बात करें अपन यहां पर
वृहद हिमालय के अंतर्गत, तो वृहद हिमालय के अंतर्गत अपन देखा सिंधु से अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, इस पे सबसे ऊंची चोटी आती है, ये अपन ने देखा। साथ में ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे वृहद हिमालय आता है। मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय के 3 भाग निकलेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसमें एक पर्वत श्रृंखला आती है कैलाश पर्वत, इसके जस्ट नीचे आता है आपका वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इधर कैलाश पर्वत है ना। और दूसरा जो भाग है, ये तो सबसे पहला होगा, दूसरा क्या आएगा? वृहद हिमालय, जिसको कौन सा हिमालय कहा जाता है? महानतम हिमालय। इसी में गंगा और यमुना नदी बहती है। वृहद हिमालय में ही कौन सी नदी बहती है? गंगा और यमुना नदी। किस हिमालय में बहती है? वृहद हिमालय में बहती है ना। अच्छा, ब्रह्मांड की देवी इसको कहां कहा जाता है? तो ब्रह्मांड की देवी कहा जाता है नेपाल में कहा जाता है। ये लिखा सागर माता है ना, याद रखना इसको, पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन। अब देखो वृहद हिमालय की कौन कौन सी, वृहद हिमालय में कम से कम 12 से 13 पर्वत श्रृंखला है। तो पूरी पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई सहित मैंने लिख दिया है, आपको एक बार इस पर निगाह फेरना है और इसको उतारना है। वृहद हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रृंखला पर 12-13 महत्वपूर्ण है। देखो सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कितनी ऊंचाई? 88-48.86 मीटर। कहां पड़ेगा? ये नेपाल और तिब्बत में, नेपाल और तिब्बत में। तिब्बत वाला एरिया चाइना में है ना, नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में, चीन में कोमोलगमा। अगला आएगा भारत की सबसे ऊंची, देखो 3 चीज तो आपको याद रखना है, समझना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, क्लियर? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गाडविन आइस्टीन। और भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची क्षेत्र की जब बात करें तो अपना भारत आ जाएगा, क्योंकि वो केटू गाडविन पीओके में आता है, आधा पाकिस्तान भारत में आता है, दोनों के बीच में आता है ना। पर भारतीय क्षेत्र जब लग जाता है तो हिमालय की ही सबसे ऊंची चोटी मानी गई जो भारत में है, वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा की ऊंचाई है 85-98 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 85-98 मीटर, 85-98 मीटर। कंचनजंगा नेपाल और भारत दोनों के बीच में कहां पड़ेगा? सिक्किम में पड़ेगा। तो भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई 86-11, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 88-48.86 मीटर है। और अगर अपन बात करें यहां पर कि अपने भारत की क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। वृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। अगला आएगा नेपाल और तिब्बत में एक है मकालू। कौन सी पर्वत श्रृंखला? मकालू की ऊंचाई है 84-81। अगला आएगा धौलागिरी, ये कहां पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। डायरेक्ट आ जाता, धौलागिरी कहां पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। मकालू कहां पड़ेगा? नेपाल तिब्बत में। कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में पड़ता है। अगला आएगा नंगा पर्वत, भैया सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है नंगा पर्वत जो होता है ना, ये जम्मू कश्मीर में, भारत में है। और कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत की ऊंचाई है आपकी देख रहे हैं यहाँ पर 81-26 मीटर। अगला देखिए, अगला आएगा आपका अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा पेपर में बहुत आया, जब भी अन्नपूर्णा आता है बच्चे हाथ लगा देते हैं। ये कहां पर आएगा? नेपाल में है ना। नंदा देवी भैया आईएमपी है, इसको 7 बार आईएमपी करना, ये मैंने कर दिया, ये उत्तराखंड में पड़ेगा। नंदा देवी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, याद रखना है ना। ये दोनों भौतिक पेपर आते हैं। भारत में आएगा बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये कहां हो गए? भारत में। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा हो गया आपका? माउंट एवरेस्ट हो गया, इसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, मकालू क्या हो गया? नेपाल तिब्बत में हो गया, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड, बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों उत्तराखंड में। सभी को पता है कहां पर है ये? उत्तराखंड है ना। आपको पता है बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। और एक बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। याद रखना, एक छोटी मंदाकिनी अपने मध्य प्रदेश में भी है और जो पड़ेगी अपनी यहाँ पर चित्रकूट में, जहां पर भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। याद रखना इसको। एक और है कामेट और नामचा बरवा, ये दोनों चीन में पड़ेंगे। कामेट और नामचा बरवा भी कहां पड़ेगा? चीन में। ये हो गया अपना वृहद हिमालय। कौन सा भाग हो गया? वृहद हिमालय। अब देखिए आप लोग, मैं एक बार बता देता हूं आपको। अपन ने सबसे पहले देखा ट्रांस हिमालय, पूरा विस्तार पढ़ा दिया। ट्रांस के बाद में हिमालय पर्वत का पहला भाग देखा, वृहद हिमालय। दूसरा भाग देखेंगे अपन लघु हिमालय क्या है? फटाफट देखो इसको, लघु हिमालय। अगर इसकी बात करें यहां पर देखिए, वृहद हिमालय के बाद आपका आएगा यहां पर लघु हिमालय। देखो लघु हिमालय सबसे ऊपर जो हिमालय था, मैं बार बार बताता हूं, सबसे पहले क्या था? ट्रांस था।
ट्रांस में कितनी आई, 3 आई। कौन आई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और यहां पर एक आएगी कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत। इसके नीचे वृहद हिमालय, बड़ा भाग वृहद हिमालय, प्राचीन भाग ट्रांस, बड़ा भाग वृहद, प्राचीन भाग कौन सा आएगा आपका, ट्रांस। अब आएगा लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद में अपन देखें तो इसकी ऊंचाई है 3700 से लेके तो 4500 मीटर औसतम इसकी क्या मानी जाती है, ऊंचाई। ये औसतम मीटर है, तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां आती है लघु में, जैसे पीर पंजाल। क्या आता है, पीर पंजाल। पीर पंजाल से कहा जाता है कि पीर पंजाल, यहां पर एक दर्रा भी है। क्या है, दर्रा। मैंने आपको पढ़ाया था कि पीर पंजाल श्रेणी में एक तो पीर पंजाल दर्रा आएगा और एक बनिहाल दर्रा आएगा। पीर पंजाल में 2 दर्रे हैं, बनिहाल पीर पंजाल, बनिहाल पीर पंजाल। यहां से 2 नदियों का उद्गम है, झेलम व्यास, झेलम और व्यास, झेलम और व्यास। तो पीर पंजाल दर्रे से 2 नदियां निकलती, झेलम व्यास, झेलम व्यास। याद रखना, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, झेलम के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है, झेलम किनारे। याद रखना इसको ना। चलो देखिए आगे बढ़े अपन। इसी में अगर अपन देखें लघु हिमालय में ही, तो यहां पर दूसरा आता है धौलाधर। एक तो कौन हो गया आपका, एक अपन देखा पीर पंजाल। पहले क्या देखा, पीर पंजाल। यहां से झेलम और व्यास इसमें बहती है पीर पंजाल दर्रे के अंतर्गत। वैसे झेलम नदी निकलती है श्रीनगर से, और बात करें अपन यहाँ पर व्यास नदी जो निकलती है वो निकलती है रोहतांग के दर्रे से ना, रावी और व्यास रोहतांग के दर्रे से इसका उद्गम होता है। देखिए धौलाधर श्रेणी हो गई। धौलाधर श्रेणी में आपका जम्मू कश्मीर में फैली हुई है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। धौलाधर जो श्रेणी है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को लेते हुए, मतलब इसके अंतर्गत ये इसके भागों में दिखेगी। साथ में आएगा नाग टिब्बा श्रेणी, ये कहां पर पड़ेगी, नेपाल में। और एक आएगा महाभारत। देखो महाभारत श्रेणी पेपर में बहुत बार पूछी गई है, और ये कहां पर आती है, नेपाल में। किस हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का पहला भाग पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में धौलाधर, धौलाधर के बाद नाग टिब्बा, नाग टिब्बा के बाद महाभारत। महाभारत कहां पर है, नेपाल। नाग टिब्बा कहां है, नेपाल में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में क्या आएगा, धौलाधर आएगा। याद रखना इसको ना। अब देखो एक क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में 2 घाटियां, स्वतंत्र घाटी है, एक कश्मीर घाटी और एक काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी वृहद हिमालय, लघु हिमालय के बीच से निकली है। इनका निर्माण झीलों से हुआ है। कहा जाता है कश्मीर घाटी में डल झील और उलर झील से ही इस कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। और एक कौन सी घाटी, काठमांडू। तो काठमांडू घाटी नेपाल में निकल जाती है और ये अपने कश्मीर में आ जाती है। तो कश्मीर घाटी में डल झील और उलर झील बहती है। इसको आप लोग याद रखना। अगला, लघु हिमालय में एक घास सबसे फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। तो घास के मैदान में जो कश्मीर है, अब कश्मीर घाटी का निर्माण किससे हुआ, डल झील और उलर झील। याद है, डल झील को व्यापारिक झील कहा जाता है, उलर झील को मीठे पानी की झील कहा जाता है। कश्मीर में एक है मर्ग, मर्ग। तो मर्ग से सोनमर्ग और गुलमर्ग, 2 मर्ग है, सोनमर्ग, गुलमर्ग। इस गुलमर्ग को शीतकालीन खेलों का केंद्र कहा जाता है। मैदान है, ग्राउंड है, क्योंकि यहां पर क्या है, घास है। तो जब भी क्वेश्चन आता है सोनमर्ग क्या है, घास का मैदान है, कहां पड़ेगा, कश्मीर में। गुलमर्ग भी क्या है, घास का मैदान। इसको शीतकालीन खेलों का केंद्र कहा जाता है। अगला आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत भी घास का मैदान है। एक आएगा बुग्याल और पयार। बुग्याल और पयार दोनों क्या है, घास के मैदान है। साथ में लघु हिमालय में सबसे अच्छी घूमने की जगह है। जितने भी सोना बाबू, जानू बाबूलाल है, वो सब कहां जाते हैं, शिमला जाते हैं। पर उन बाबूलालों को नहीं पता कि ये किसका भाग है, लघु हिमालय का। तो इसमें शिमला आता है, इसमें मसूरी आता है, नैनीताल आता है, चक्राता आता है, रानीखेत आता है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की पहाड़ी आपको पता है पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। और इसी दार्जिलिंग की पहाड़ी में चाय की खेती की जाती है ना। चाय वैसे भारत में सबसे ज्यादा असम में, पहाड़ी पूछे तो दार्जिलिंग। तो शिमला हो गया, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग, है ना। ये सब किसमें पाया जाता है, लघु हिमालय के भाग है। लघु हिमालय के बाद में आपका सबसे नवीनतम और सबसे अंतिम भाग है, उसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है, शिवालिक। अपने 4 भाग हो गए। फिर देखो एक बार, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कितने श्रेणियां, 3 हो गए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और एक श्रेणी यहां पर आएगी आपको, जिसको क्या बोलेंगे अपन, कैलाश श्रेणी। इसके बाद वृहद हिमालय, बड़ा हिमालय वृहद, प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। नवीनतम भाग कौन सा, शिवालिक। अंतिम भाग अपन हिमालय का पढ़ रहे हैं, है ना। नवीन भाग है, प्रारंभ जो होता है इसका पंजाब से होता है,
तो ये कोसी नदी तक जाता है। ये पर्वत श्रृंखला कहां तक जाता है? हिमालय पंजाब से कोसी नदी तक ये पर्वत श्रृंखला फैली है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर तक है। साथ में इसमें कुछ प्रमुख घाटियां है, जैसे दुन और द्वार, दो प्रमुख श्रृंखला है, दुन और एक क्या आएगा? द्वार आएगा। तो दुन में आपको सबसे पहले तो आएगा देहरादून। क्या आएगा? देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। साथ में एक आएगा, ये तो देहरादून तो याद होगा, बाकी दो दून और है, कोटली दून। कोटली दून पड़ेगा जम्मू कश्मीर में और पाटली दून पड़ेगा उत्तराखंड में। पाटली दून देहरादून उत्तराखंड में, कोटली दून कहां है? जम्मू कश्मीर में। कितने दून है? 3 दून, कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। द्वार कहां है? हरिद्वार पड़ेगा उत्तराखंड में और एक आएगा अलीपुर द्वार, ये पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। कितने द्वार है? 2 द्वार है, हरिद्वार, अलीपुर द्वार। क्वेश्चन है अलीपुर द्वार कहां है? तो अपन उत्तराखंड में ठोक देना भाई साहब, कहां लगेगा? ये पश्चिम बंगाल में। कहा जाता है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच को, इन दोनों को जो अलग करता है उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या नाम है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये दोनों इसको लघु हिमालय शिवालिक से क्या करता है? अलग करता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो लगाना है आपको। ऐसे करके अपन ने ये पूरी चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है और मुझे यकीन है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने बहुत मेहनत की है, आपसे भी यकीन है। एक टीचर इतना मेहनत कर रहा है और बेमतलब ही, कोई वो नहीं है मुझे कुछ उसका पैसा मिल नहीं रहा है ना, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। बस तो आपसे एक निवेदन है कि अपनी जो पढ़ाई है इन वीडियो को आगे उन छात्रों तक पहुंचाया जाए जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं और जिन विद्यार्थियों को अभी पढ़ाई का मेन महत्व नहीं पता कि पढ़ाते कैसे हैं, क्या होता है। एक एक चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। हमारा उद्देश्य है सब शिक्षकों का कि आपका पेपर निकले। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को।